हेलो गाइस। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको 10th क्लास और 12th क्लास की मैथ्स एनसीईआरटी की सॉल्यूशन डाल रहा हूँ वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और आप समझ रहे होंगे। अगर वाकई बाय जेन्युइन बाय हार्ट आपको समझ में आ रहे हैं, पसंद आए हैं, तो इनको आप शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे भी शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कीजिए और फेसबुक पे भी, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आप हमारे बढ़ाइए, और जितने आपने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाए उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी फैमिली में शामिल हो गए और हम चाहते हैं हमारी फैमिली बढ़े। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो मैं वीडियोस बनाऊंगा आपके कंटेंट से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेंगी, उसकी अपडेट। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन का जो बटन है वो दबाना पड़ेगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं आपको भेजूं वो आपको मिल जाए टाइम पर और उसका आप फ़ायदा उठा सकें। और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए वो आप हमें सजेस्ट करें, कमेंट करें, ताकि हम वैसी वीडियोस आपकी बनाकर आपको दें। आज मैथ्स की 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट का 1.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रह गए हैं बाकी, वो मैं कराने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियोस में हमने 1.1 के जो क्वेश्चंस थे वो कराए थे। उससे पहले की वीडियोस में 1.2 के क्वेश्चन कराए थे। तो आप उससे पहले ही क्वेश्चन देखना हो तो पहले की वीडियोस आप देख लें मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय उबैर पर जाकर यूट्यूब पर, और फिर आप यानी वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों से भी कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हमारी फैमिली बढ़े और हम और ज़्यादा जो है इस पर कंटेंट डालें जो जेन्युइन तरीके से हों, लुभाने वाले ना होकर कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्चुअल होंगे जो आपके पास कंटेंट, तो आप उससे फ़ायदा उठाएंगे। ऐसी वीडियोज़ बहुत यूट्यूब पे मिल जाती हैं आपको, जिसमें आपको शॉर्ट बहुत कम वक्त में आपको एक आध क्वेश्चन करवाते हैं और कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होता। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आप खुद क्वेश्चंस को ट्राई कर सकें। कोशिश रहता है सीक्वेंस में मिलें क्वेश्चंस आपको, आप खुद ट्राई कर सकें, और आपको जो है इसीलिए जो है इस तरह की वीडियो में डालता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। शब्बा खैर, स्टार्ट करवाने जा रहे हैं 1.2 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था लास्ट वीडियो में। उसे देखने के लिए आप वाली वीडियो देख सकते हैं। फिर आप आगे जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसमें अब आपको बार फोर्थ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इस सवाल में आपका दिया हुआ है गिव दैट एचसीएफ दिया हुआ है आपको, एचसीएफ दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। एचसीएफ दिया हुआ है और एचसीएफ के साथ साथ जो है वो एचसीएफ के साथ साथ आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि एक इंटीजर्स ए और दूसरा इंटीजर्स बी भी दिया हुआ है। दो इंटीजर्स दिए हुए, एक एचसीएफ दिया हुआ है और एक एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? एचसीएफ, ए और बी और एलसीएम। ये एचसीएफ और ए और बी दिया हुआ है। जैसे कि मैंने बता दिया यहाँ पे एचसीएफ फोर्थ क्वेश्चन में जो दिया है वो 9 दिया हुआ है। ऐसे ही कोई और नंबर भी एग्ज़ाम में आ सकता है। और एक इंटीजर्स इसमें जो दिया हुआ है, एक इंटीजर उसको वो है 306। दूसरा इंटीजर इसमें जो दिया है वो दिया हुआ है आपका 657। इसमें आपको तीन चीज़ें दी हुई हैं। एक एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दूसरा ए इंटीजर्स, दूसरा इंटीजर्स हमने बी मान लिया, कंसिडर कर लिया। एलसीएम फाइंड आउट करना है। जब कभी भी चार चीज़ों में से तीन चीज़ें दी हुई इस चैप्टर के अंदर, तो मेरे पास चेक करने का फार्मूला है द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द
LCM एंड HCF या HCF एंड LCM। ये मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है कि इस तरह से की है कि इस की में अगर आपको कोई से 1 2 3 4 टर्मोलॉजी में से कोई सी एक भी फाइंड आउट करनी हो, 3 चीज़ें दी हुई हैं, तो आप आराम से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। HCF और LCM A और B दिया हो तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सिखा दिया, यूक्लिड मेथड से भी सिखा दिया। आज मैं आपको इस फार्मूले से भी जो है मैं आपको LCM निकालना सिखाऊंगा, या LCM दिया हुआ हो और HCF ना दिया हो तो HCF निकालना, या LCM HCF दिया हो और एक इंटीजर दिया हो दूसरा इंटीजर्स निकालना हो। ये सभी इसी फार्मूले से निकाले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक HCF दिया हुआ है, दोनों इंटीजर्स दिए, तो आपको क्या नहीं दिया LCM, तो LCM निकाल लेंगे यहाँ पर। और मान लो LCM दिया होता, दोनों इंटीजर दिए होते तो HCF निकाल ले रहे हैं, या LCM HCF दिया होता और एक इंटीजर दिया दूसरा निकालना होता तो भी इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते थे। अब चलिए हम आपको बताते हैं इस वाले फार्मूले से कि किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे LCM निकालना। थोड़ी सी कूलर चल रहा है, उसकी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, उम्मीद करता हूँ उसको आप इग्नोर करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी, आप समझेंगे। एक A और B दो इंटीजर का प्रोडक्ट दिया हुआ, मेरे पास दोनों इंटीजर्स दिए हुए 306 मल्टीप्लाई 657 306 एंड 657 इज इक्वल टू, जैसे भी साइन लगे, जैसे भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो लगाएंगे। यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट लगाया, ये ऑपरेशन का साइन यहाँ पे इजिकल टू का निशान है, इजिकल टू लगाया। अब LCM हमें निकालना है, तो जो निकालना है उसको एज इट इज़ रख दीजिए, और अगर आपको यहाँ नहीं रखना है तो आप यहाँ पर इसको X भी मान सकते हैं और यहाँ X पुट कर सकते हैं। बेहतर है कि ऐसे ही रहने दें। फिर HCF हमें जो दिया हुआ है वो 9 दिया, वो यहाँ पुट कर देंगे। बास टीचर क्या करते हैं, जो चीज़ निकालनी होती है उसे यहाँ छोड़ते हैं, बाकी बटे में ले जाते हैं, वो भी सही तरीका। चाहे पहले ले जाइए HCF बटे में या अब ले जाइए अपॉन में, बात एक ही है। या यहीं रख के ऐसे भी काट सकते हैं। आपकी कन्वेंस के लिए मैं इसको अपॉन में ले जा रहा हूँ 9 को, जो मल्टीप्लाई में वो चीज़ इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और जो चीज़ निकालना है उसे यहाँ छोड़ेंगे। ये चीज़ इधर भी होती तो ऐसे यहाँ भी छोड़ते। अब इधर है तो 9 को उठा के इधर लेगा, सिर्फ इसे छोड़ा। अब जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो LCM कहलाएगा। क्या कहलाएगा? LCM। चलिए अब डिवाइड करते हैं। आपको पता है कि 3 के टेबल से 9 भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। अब आप चॉइस है आपकी कि आप 9 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, 3 से इसको भी काट सकते हैं, इसे भी काट सकते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले इसे से काटते हैं। 3 के टेबल में 9 3 पे आता है, एक ही टेबल से ऊपर नीचे काटते हैं। 3 से यहाँ काट दिया, 3 से यहाँ काट देंगे, 3 1 3 ना जाने का 0, 3 2 6। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी कर सकते हैं, इसे भी करते हैं। अब चूंकि एक ही कर रहे हैं तो उसी को डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 9, 3 4 12। इस तरह से मेरे पास जो बचा वो 34 मल्टीप्लाई बाय 657 बचा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मल्टीप्लाई करना आपको आती होगी। 657 की मल्टीप्लाई 34 से करेंगे तो आपको पता है 4 7 28 होता है, कैरी लगे 2। आप 4 5 22 हो जाएगा, कैरी लगी फिर 2। 4 6 24 हो जाएगा, फिर कैरी 2 लगी है तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएंगे 26 हो जाएगा। ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे क्रॉस लगा के। 27 कैरी लगी 2, 15 और 2 17, कैरी लगी 1, 18 और 19। अब यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 1 यहाँ पे लगा देंगे, 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 2 2 3 9 8। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आपका आंसर भी निकल गया, और यही आंसर निकला होगा आपका। ठीक है, इसके साथ ही अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ये क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूँ 1.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, और ये 5th क्वेश्चन जो है वो चेक करना है कि क्या 6 की पावर n जो एंड हो रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब जैसे यहाँ पे 6 की पावर n दी हुई है, कोई सा भी नंबर आ सकता है, लेकिन बाकी जो सिचुएशन होगी क्वेश्चन की कि कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ये एज इट इज़ रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 6 की पावर 9, ऐसे इसकी जगह क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है। 2 की पावर n, 3 की पावर n, 5 की पावर n,
कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बाकी कंटेन वही रहेगा क्वेश्चंस का। क्या लिखा होगा? चेक वेदर 6 की पावर n और 2 की पावर n और 3 की पावर n और 5 की पावर n, कोई सा भी आ सकता है। कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, कि इसका एंड जो है कोई से भी नंबर जो है वो एंड जो है नेचुरल नंबर का जो है वो 0 पर होगा। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि कैसे चेक होगा कि इसका एंड यूनिट प्लेस का जो एंड है एंड की पावर वो 0 पे होगा। आपको पता है कोई भी यूनिट प्लेस पे नंबर अगर 0 आता है या तो वो 2 से डिवाइड होता है या फिर वो 5 से डिवाइड होता है, दो में से एक में डिवाइड होता है। और 5 से तो यूनिट प्लेस में अगर 5 आ जाए या 0 आ जाए तो ये पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसी हालत में हमारे पास मेहनत का काम ये पड़ गया कि हम 2 को तो हटा देंगे, क्योंकि 2 के साथ इवन नंबर और भी आते हैं, लेकिन 0 100% 5 के टेबल में आता ही है। तो हम 5 से चेक करते हैं। अगर कोई ऐसा फैक्टर आता है जो 5 के टेबल में आए या होल नंबर 10 बना ले, तो हम समझेंगे भाई एंड इसका 0 पे हो जाएगा। और ऐसा हमेशा 5 के टेबल में ही होता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अगर हम 10 लिखते हैं तब भी 0 एंड पे होता है, 20 लिखते हैं तब भी 0 एंड पे होता है, 30 लिखते हैं तब भी 0 एंड पे होता है, 40 लिखते हैं तब भी। यानी ये ऐसे नंबर हैं जो 5 के टेबल में एटलीस्ट आते ही हैं। तो क्यों ना हम एक टारगेट बनाते हैं 5 का। थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज है, वो बार आपको लिखनी पड़ेगी और आपको याद भी करनी पड़ेगी। जैसे मेरे पास अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है 6 की पावर n है, और हमें चेक करना है कि जब हम इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका n जो होगा वो 0 पर होगा यूनिट प्लेस पर। चलिए शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम इसका फैक्टर करते हैं 6 का, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 6 का एलसीएम आता है क्या? 2 × 3। क्या आता है? 2 × 3। तो यहाँ पर कोई ऐसा फैक्टर नहीं आया जिसका यूनिट प्लेस 0 आ जाए, क्योंकि अगर 5 आता 2 5 ज़ा 10 तो हमारा 0 आ जाता। वो तो यहाँ पर आया नहीं। तो हम क्या काम करेंगे? हम कहेंगे सिंस there is no 5 is in the factorization. 5 in the factorization. यानी अगर इसका फैक्टर हमने करा तो इसके अंदर 5 नहीं आ रहा। जब 5 नहीं आ रहा तो एंड 0 पे होगा नहीं। जब आपने इसको 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। क्या नहीं होगा? 0 पे एंड नहीं हो रहा। एज पर द फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, जब फैक्टर में 5 आएगा, प्राइम फैक्टर आएगा 5, तभी हम कहेंगे एंड 0 पे हो रहा है, अदरवाइज ये नहीं हो रहा है। मैंने एक क्वेश्चन 6 की पावर n आपको करके दिखा दिया। बाकी 2 की पावर n, 3 की पावर n एंड 5 की पावर n आप खुद करेंगे। अगर 5 आया तो लिख देंगे यस, 5 नहीं आता तो लिख देंगे नो। बाकी इसके अलावा और भी नंबर आ सकता है, तो आपको यही फ़ॉन्ट, यही लैंग्वेज यूज़ करनी है। बाकी यहाँ पर फैक्टर बदलते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना आप ट्राई करके देखिएगा। मैंने 4th और 5th क्वेश्चन करा दिया आपको 1.3 एक्सरसाइज का, 1.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, दोनों को अभी क्लियर कराते हैं इसी वीडियो में।
फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे 1.3, जिसमें हम √2, √3, √5, √7, √11 को जो है ये प्रूफ करके सिखाएंगे ये एक इरेशनल नंबर है। क्या प्रूफ करेंगे? √2, √3, √4, √2, √3, √5, √7, √11 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन चलिए पहले 2 क्वेश्चन फिनिश करते हैं, फिर हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ठीक, चलिए ये रही हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो आ गया है वो है 6 है। उम्मीद करता हूँ फंडामेंटल थ्योरम मैंने आपने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, समझ में आ गई होगी। फंडामेंटल थ्योरम किसे कहते हैं, क्या होती है? वो कहता है कि कोई भी नंबर ले लो, कंपोजिट नंबर ले लो, उनके फैक्टर जो होते हैं प्राइम नंबर आते हैं। यही फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है। अब यहाँ पे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है एक्सप्लेन करो 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। ठीक, ये क्वेश्चन और दिया है इसके साथ साथ उसने 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 5। ये आर कंपोजिट नंबर। ये बता रहा है ये प्रूफ करो ये और ये दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। क्या प्रूफ करना है? कि दोनों के दोनों ही जो है वो कंपोजिट नंबर हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। जब आपको ये क्लियर होगा कि ये कंपोजिट नंबर है, तभी तो आप बता पाएंगे कि क्या पता होगा कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तभी तो आप बता पाएंगे ये कंपोजिट नंबर है। जब आपको पता ही नहीं होगा कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो आप कैसे बताओगे? प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं, जो अपनी टेबल में आते हैं या एक के टेबल में आते हैं, यानी जिनके फैक्टर 2 होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक इसका अपोजिट जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, यानी वो टेबल खुद और प्लस 1 के अलावा भी आए फैक्टर, उन सबको कंपोजिट नंबर कहते हैं। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी डाली है आपकी कंपटीशन लेवल पे, वहाँ बताया कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर कैसे क्या क्या होते हैं और किस तरह से वो किस टेबल से डिवाइड होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर के अंदर हमारा पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं हैं यहाँ पर प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है। आपको बता दें कि 2 या तो फिर अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है। ऐसे ही 3 या तो अपने टेबल में आता है या 1 में आता है। ऐसे ही 5 या तो 1 में आता है या 5 में आता है। या 7 1 में आता है या 7 में आता है। 11 1 में आता है। तो वो नंबर जो अपने टेबल में और एक के टेबल में, यानी जिनके फैक्टर 2 हों, जिनके फैक्टर कितने हों, 2 होते हैं, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर कहलाते हैं, यानी हिंदी में इसे अभाज्य संख्या कहते हैं और इसे कहते हैं भाज्य संख्या। वो नंबर कहलाते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, जैसे कि 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन। देखिए 4 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के भी, यानी इनके फैक्टर कितने हो गए 1 2 3। ऐसे अगर 6 की बात करें तो 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में। फैक्टर कितने हो गए 1 2 3 4, यानी 2 से ज़्यादा हो गए। ऐसे ही 8 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। तो इस तरह से वो नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिनके फैक्टर 2 होते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। इसी बेस पर हम इस क्वेश्चन को दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों को नहीं, एक मैं सॉल्व करूँगा, एक आप करेंगे। पहला पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कार्रवाई। मेरे पास पहला पार्ट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस में 13। ये नंबर दिया हुआ है। अगर इनमें से मैं कॉमन ले लूँ, दोनों में 13 13 कॉमन है, यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो अपने पास से 1 डाल दो और इसे बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, यहाँ 7 11 बचेगा, प्लस का निशान और 1 बचेगा। इस तरह से मैं कह सकता हूँ
कि यहाँ पर फैक्टर मैंने 13 निकाल लिया और अंदर अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 77 प्लस 1 बचेगा और अगर इनको प्लस कर देते हैं 78 हो जाएगा। और अगर हम 78 का फैक्टर एलसीएम लें, 78 का एलसीएम लें तो 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है, 3 जा और 9 जा पर, फिर 3 टेबल में डिवाइड हो जाएगा, 1 जा पर, 3 जा पर, फिर 13 टेबल में। इस तरह इसके फैक्टर जो हैं वो 2 से ज़्यादा आ गए। एक तो फैक्टर 1, 2, 3, 4 फैक्टर आ गए। जब इसके फैक्टर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब यस ये एक कंपोजिट नंबर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब इस एक्सरसाइज का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट चल रहा है। उम्मीद कर रहा है समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को एंड तक के देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अभी सब्सक्राइब करिए, अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वाकई आपको समझ में आ रहा है, ताकि आपके साथ साथ दूसरे फ़ायदा उठ सकें और आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। इसमें आप कोई पैसे नहीं जाते हैं, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना होता है और समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है और हमारी वीडियोज़ आप देखते रहते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी फैमिली आप बढ़ाएंगे। हमारी फैमिली में शामिल हैं, आप नहीं शामिल हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए, शामिल हो जाइए और लोगों के साथ शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमारी छोटी सी फैमिली यूट्यूब की इसमें शामिल हो जाए और हम आपको इस तरह की और भी वीडियोस मैथ्स की देते रहें ताकि आपको मैथ आ जाए। उम्मीद करता है सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं बिना टाइम गवाए। यहाँ पर सवाल ये क्रिएट होता है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है, क्वेश्चन नंबर 7 का लैंग्वेज में क्वेश्चन है, तो हम कैसे पहचानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है या इसमें एलसीएम या एचसीएफ ही पूछा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको 1.1 में हिंट दिया था, अब यहाँ भी हिंट दे रहा हूँ। अगर किसी भी सवाल को आप पढ़ रहे हैं और उसके अंदर वो ऐसा पूछे कि जिसमें मैक्सिमम जैसी कोई कहानी आ जाए, समझ लेना हमें निकालना है एचसीएफ। और अगर मिनिमम जैसी कहानी आती है, एटलीस्ट जैसा वर्ड आता है, तो समझ लेना इसमें निकालना है एलसीएम। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, इस तरह से दिख रहा होगा आपको। इस सर्कुलर पाथ के अंदर सोनिया जो है इसका राउंड लगाती है, एक और है रवि, वो भी इसका राउंड लगाता है। सोनिया इसका राउंड जो लगाती है वो 18 मिनट लेती है इसको पूरा राउंड चक्कर लगाने पर। मान लो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से यहाँ तक अगर सोनिया आएगी तो पूरा उसका टाइम जो होगा वो 18 मिनट्स होगा। कितना होगा? 18 मिनट्स होगा। ऐसे राहुल यहाँ से स्टार्ट करता है तो 12 मिनट्स ले लेता है, इससे पूरा चक्कर लगाने में वो 12 मिनट्स लेता है राहुल। सोनिया 18 मिनट्स ले रही है, राहुल 12 मिनट्स ले रहा है। मान लेते हैं दोनों ही स्टार्ट करते हैं इसी पॉइंट, सेम पॉइंट से यहाँ से शुरू करते हैं रनिंग करना, सेम टाइम में करते हैं, एक ही जगह से और एक ही वक्त में करते हैं। मतलब 10 बजे से अगर सोनिया ने रनिंग करना शुरू करा है तो रवि भी जो है वो 10 बजे ही शुरू करता है, लेकिन सोनिया उसे 10:18 में कंप्लीट कर लेती है, सपोज कर लिया 10 बजे, और रवि से 10:12 पे पूरा चक्कर लगा के यहाँ पर आ जाता है। तो ऐसी हालत में अगर हम ये कहते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में चल रहे हों, यानी 3 चीज़ें इसमें आ गई, सेम टाइम, सेम डायरेक्शन और सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं रनिंग करना। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू वाले पॉइंट में कब मिल जाएंगे। और जल्दी जल्दी मिलने की बात करते हैं यहाँ पे। अगर इसमें एटलीस्ट वर्ड नहीं दिया है, मिनिमम वर्ड नहीं दिया, तो इसके अंदर छुपी हुई बात कि कम से कम समय में कब ये लोग दोबारा एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पर आके मिल जाएंगे। तो वो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब पहली बार में दोबारा आके यहाँ पे मिलेंगे, तो इसका मतलब एटलीस्ट निकालना है। एटलीस्ट मतलब क्या हो गया? लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम निकालना है। इस बात से क्लियर हो जाता है। लघुत्तम समावर्तक यहाँ पे निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समाप्त वर्तक, ये निकालना है आपको। कैसे क्लियर हुआ कि पहले कम से कम समय में दोबारा आके इसी पॉइंट पे दोनों कब मिलेंगे। चलिए, आपके पास जो मिनट दिए हैं उसमें इंटीजर्स मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। पहला इंटीजर्स ए 12 मिनट हो गया, दूसरा इंटीजर्स आपका बी 18 मिनट हो गया। अगर मैं इसका एलसीएम निकाल लूँ तो वो वक्त निकल आएगा जब जहाँ पर ये दोनों आके दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। कंडीशन 3 यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। देखिए भाई, एक तो हो रहा है सेम टाइम, दूसरा सेम स्पॉट, एक वो जगह जहाँ से दोनों चलते हैं, और तीसरा सेम डायरेक्शन। अगर ये चीज़ें तीनों सेम हैं तो समझ लिया एलसीएम निकालते हैं उन दोनों टाइम का जो दिया हुआ है, और जो उसका एलसीएम आता है वही वो वक्त होगा जहाँ पर आके दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करूँ
और 12 का एलसीएम लूँ तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। लेके देख लेना आप एलसीएम 12 का, यही आता है। जी हाँ, यही आता है। इसी तरह आप 18 का एलसीएम लेते हैं तो आपका क्या एलसीएम आता है? सबको आता है एलसीएम लेना? नहीं आता है तो कमेंट्स करें, नेक्स्ट वीडियो आपकी एलसीएम भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि मेरे पास एलसीएम भी आ गया और एलसीएम मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर अगर एलसीएम डायरेक्ट निकालना चाहूँ, एचसीएफ नहीं निकालना है मुझे, तो मुझे इतना पता है कि जो दोनों में सेम नंबर है उनकी हाईएस्ट पावर जो है एलसीएम में लिखी जाती है। यहाँ पे देखो 2 2 सेम है, यहाँ पे 2 जो है 2 टाइम्स है या 1 टाइम है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 टाइम्स लिख देंगे। ऐसे यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 1 टाइम्स है या 2 टाइम्स है, तो हम क्या लिख देंगे? 2 टाइम्स लिख देंगे। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा नंबर जो एक दूसरे में कॉमन ना हो वो भी लिख देते हैं एलसीएम में, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है, फैक्टर नहीं है जो कॉमन ना हो। दोनों में कॉमन है, 3 भी है 2 भी है, इसलिए यही है एलसीएम। अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करें 3 3 9, 9 2 8 8 9 2 18, 18 2 36। ये 36 वो मिनट होंगे जहाँ पर दोबारा आकर दोनों रवि और कौन है भाई? रवि और बताओ भाई सोनिया, दोनों आकर दोबारा जो है यहाँ पर मिलेंगी। कब? 36 मिनट में, 10:36 पे आकर दोनों इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ये एलसीएम निकाल लिया, ये इसका आंसर हो गया। इसी के साथ 1.2 एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। अब मैं 1.3 एक्सरसाइज में चलने से पहले आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपको अगर ये वीडियोस पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करता हूँ अगर आप हमारे चैनल में जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे और लाइक कीजिए, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस आपको भेजता रहूँ, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है उसका फ़ायदा उठा सकें। ये वीडियो यहीं तक के। शब्बा खैर, गुड बाय। आई होप सो यू विल फाइंड एट द पीरियड ऑफ द लॉकडाउन, और पूरा फ़ायदा उठाइए लॉकडाउन का। एजुकेशन घर पे लीजिए, इस तरह की वीडियोस देखते रहिए और फ़ायदा उठाते रहिए। ये लॉकडाउन के समय आपका बहुत कीमती है, क्योंकि पलट के नहीं आएगा बोर्ड, खासकर बोर्ड के क्लासों के लिए, चाहे वो 10th हो या 12th हो। इसलिए मेरा कहना मानिए, कम से कम एटलीस्ट 1 घंटा तो घर पे दीजिए कम से कम मैथ्स के लिए, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। बाय।